गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडीलो क्लासेस में। आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 124। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चाहे एलएलबी पर्पस के लिए ले लीजिए, चाहे एलएलएम पर्पस के लिए लीजिए, चाहे किसी भी स्टेट की जुडिशरी पर्पस के लिए ले लीजिए। यहाँ पे मेंस का प्लस प्री का क्वेश्चन बनता है। देखो, आर्टिकल 124 हमें बताता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट की हमें स्थापना कैसे करनी है या सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे करना है। इसमें टोटल 7 क्लोज है, 7 क्लोज इसमें बताए गए हैं। हर एक क्लोज मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए, मैं आपको हर एक क्लोज की छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगी जिससे आपको क्लोज वन बाय वन आपको याद हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124 हमें कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अब हमें क्या करना है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना करनी है और उसका गठन करना है। किस प्रकार से इसका गठन किया जाएगा? क्या इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज है? कैसे इन क्लोजेस को याद रखा जाए? देखिए, सबसे पहला क्लोज हमें कहता है 124 का 124 क्लोज 1 ये कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो कि कहां पर है? दिल्ली में है। तो भारत का एक ही सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट बनता कैसे है? अब हमने क्लोज 1 में सुप्रीम कोर्ट का गठन तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितने जजेस से मिलकर बनेगा? तो सुप्रीम कोर्ट सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायमूर्ति प्लस 33 जजेस से मिलकर बनेगा। टोटल कितने जजेस होंगे? 34 जजेस होंगे, जिसमें एक हमारा होगा सीजेआई और बाकी 33 जज से मिलकर सुप्रीम कोर्ट बनेगा। अब ये जो संख्या है 34 या 33, इन संख्याओं को क्या डिक्रीज किया जा सकता है, क्या इंक्रीज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, लेकिन करेगी कौन? पार्लियामेंट करेगी, लॉ बनाकर। जब भी पार्लियामेंट को लगता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ाना है, घटाना है, जो भी सिचुएशन करनी है, तो करेगी कौन? पार्लियामेंट करेगी। तो क्लोज 1 में क्या कहा? भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। कितने जजेस होंगे? एक सीजेआई प्लस 33 जजेस से मिलकर बनेगा। संख्या को बढ़ाना है तो कौन करेगी? हमारी पार्लियामेंट करेगी, लॉ बनाकर। तो क्लोज 1। अब आते हैं हम क्लोज 2 पे। अब हमने सुप्रीम कोर्ट का गठन तो कर दिया। अब इन सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या हमने बताई, इन जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इनकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। जब सीजेआई अपॉइंट करने की बात आएगी तो सीजेआई को अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इसको अपॉइंट तो कर दिया राष्ट्रपति ने, लेकिन जब इन जजेस की बारी आई, बाकी के 33 जजेस की बारी आई, तो इनको अपॉइंट करेंगे सीजेआई प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सीजेआई को तो अकेला राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया, लेकिन बाकी जजेस की जब बात आएगी तो सीजेआई प्लस राष्ट्रपति दोनों मिलकर उन जजेस को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज 1 सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का एक, जिसमें 33 प्लस 1 जजेस संख्या होंगे और संसद क्या करेगी? संख्या को बढ़ा सकेगी। फिर बात आती है कि इनको अपॉइंट कौन करेगा? इनको अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा तो जब बाकी जजेस की बात आएगी तो सीजेआई प्लस राष्ट्रपति करेंगे। फिर बात आती है इनकी एज की। अब हमने इनको अपॉइंट तो कर दिया, कितने टाइम तक या कितनी एज तक ये उस पद पर रहेंगे? तो 65 वर्ष की आयु तक ये अपना पद धारण कर सकते हैं। 65 वर्ष तक कर सकते हैं। जैसे ही 65 से अबव होंगे तो इनको क्या कर दिया जाएगा? इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने टाइम तक? 65 ईयर की एज तक ये जज बन सकते हैं। फिर बात आएगी कि जब भी इनको अपना पद त्याग करना है, इनको अपना पद छोड़ना है, तो अपना पद त्याग किसको करेंगे? अपॉइंट किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। तो पद त्याग भी किसको करेंगे? राष्ट्रपति को ही करेंगे। ठीक है, तो क्लोज 2 में इनकी अपॉइंटमेंट की बात आई। अब क्लोज 2 में इनको अपॉइंट तो कर दिया। अब बात आती है कि हम अपॉइंट करेंगे किनको? आखिर उनमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या अर्हताएं होनी चाहिए?
तो देखो सबसे पहला ये कहता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सिंपल सी बात है, हम भारत के सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट कर रहे हैं तो किसी फॉरेन को तो अपॉइंट करने से रहे, किसको अपॉइंट करेंगे? जो हमारे भारत का नागरिक होगा, जिसके पास इंडिया की सिटीजनशिप होगी। सेकंड पॉइंट कहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ऐसा पर्सन जो या तो हाई कोर्ट या दो या अधिक न्यायालयों में कम से कम लगातार 5 वर्षों तक जज रहना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का जज उसे ही अपॉइंट करेंगे जो किसी हाई कोर्ट या किसी अन्य न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक जज रहना चाहिए। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि हम उस पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो या तो हाई कोर्ट या किसी अदर कोर्ट में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। कितने टाइम तक? 10 ईयर तक अधिवक्ता रहा हो। जो भारत का नागरिक हो, जो हाई कोर्ट या किसी अदर कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, या जो हाई कोर्ट या किसी अदर कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, या जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता होना चाहिए। मतलब कि ऐसे पर्सन को राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे जिसके पास लॉ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो एक विधिवेता होना चाहिए, संपूर्ण तरीके से पारंगत विधिवेता होनी चाहिए। ये ओपिनियन किसकी होनी चाहिए? ये ओपिनियन हमारे प्रेसिडेंट की होनी चाहिए। तो क्लोज 1 सुप्रीम कोर्ट होगा भारत का, क्लोज 2 अपॉइंटमेंट, क्लोज 3 कहता है क्वालिफिकेशन। अब हमने गठन भी कर दिया, नियुक्ति भी कर दी, किस किस को नियुक्त करना है ये भी बता दिया। अब अगर जरूरत पड़ी तो क्या उन जजेस को हटाया जा सकता है? यस, क्लोज 4 में उन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया भी जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 2 कंडीशन में हटाया जा सकता है। क्या? अगर उनका मिसबिहेवियर है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, आपने कहा कि मिसबिहेवियर पर या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन ये बताएगा कौन? तो संसद के प्रत्येक सदन, जो पार्लियामेंट का प्रत्येक सदन होगा, उसके कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा समावेदन राष्ट्रपति को पेश किया जाएगा। अगर संसद के प्रत्येक सदन में से कुछ मेंबर्स को डाउट है कि उन्होंने साबित कदाचार किया है, मिसबिहेव किया है, असमर्थ रहे हैं वो किसी काम को करने के लिए, तो उस सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा एक समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, तो क्लोज 3 में हमने उनकी क्वालिफिकेशन बताई, क्लोज 3 में उनको हटाया भी जा सकता है। अब संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों ने क्या किया? समावेदन पेश किया। तो क्या उनके समावेदन मिलते ही क्या उनको हटा दिया जाएगा? नहीं, पार्लियामेंट क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, अन्वेषण करवाएगी, क्या ऐसा वाकई में हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्लोज 5 कहता है इन्वेस्टिगेशन करना। करवाएगा कौन? पार्लियामेंट करवाएगी, संसद करवाएगी। तो क्लोज 1 में अभी तक हमने पढ़ा भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 33 + 1 जजेस से मिलकर बनेगा। क्लोज 2 में हमने पढ़ा उनको अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति उनको अपॉइंट करेगा। किसको? सीजेआई को। और बाकी जजेस की बात आई तो राष्ट्रपति + सीजेआई दोनों मिलकर अपॉइंट करेंगे। क्लोज 3 में हमने उनकी क्वालिफिकेशन बताई कि हम अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर रहे हैं तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्लोज 4, अगर जरूरत पड़ी, उन्होंने मिसबिहेव किया तो हम उनको हटा भी सकते हैं, लेकिन कितने मेंबर का समावेदन जरूरी है? 2/3 सदस्यों का, 2/3 बहुमत का होना चाहिए। क्लोज 5 कहता है कि हम उनको डायरेक्ट नहीं हटाएंगे, पार्लियामेंट क्या करवाएगी? इन्वेस्टिगेशन करवाएगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्लियर हो गया कि उस जज ने ना तो मिसबिहेव किया है ना असमर्थता की है, डाउट क्लियर हुआ। अब हम क्या करवाएंगे? उनसे शपथ दिलवाएंगे। उनको जज बनाया है तो क्लोज 6 में हम उनको शपथ दिलाएंगे। अब देखो ये सिर्फ एक स्टोरी है ताकि क्लोज 1 स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे याद रहे, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्लोज भी पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट को ओथ 124 के कौन से क्लोज में दिलाई जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से आपको हर स्टेप बता रही हूँ। क्लोज 6 में कहता है अब इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ किसी ने कोई मिसबिहेव नहीं किया, तो क्लोज 6 में हमने उनको शपथ दिलाई। शपथ किनके सामने वो लेंगे? हमारे राष्ट्रपति के सामने लेंगे।
शपथ राष्ट्रपति के सामने लेंगे। बट कौन से शेड्यूल में, जो हम टोटल 12 शेड्यूल पढ़ते हैं, इस पर मैंने प्रॉपर एक पूरी वीडियो बना रखी है 1 से लेके 12 शेड्यूल तक। बाकी कौन से अमेंडमेंट से आई, किसमें कितनी लिस्ट है, सारी चीजें सारी मैंने आपको उसमें एक वीडियो में बता रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओथ किसके सामने लेंगे, हमारे प्रेसिडेंट के सामने लेंगे। अब कौन से शेड्यूल में लेंगे, तो 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग इनकी ओथ ली जाएगी। क्योंकि जब हम संविधान पढ़ते हैं तो 3 ही ऐसे पर्सन आते हैं जिनकी ओथ लेने के लिए अलग से आर्टिकल बने हैं। बाकी जितने भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनकी ओथ कैसे ली जाती है, उनकी ओर 3rd शेड्यूल के अकॉर्डिंग ली जाती है। तो अब हमने उनको शपथ दिला दी। जब हमने उनको शपथ दिलाई तो हमने कहा कि अब आप जज बन चुके हो, इसके अलावा कोई भी अदर काम नहीं करोगे, किसी भी अथॉरिटी के नीचे या किसी भी अथॉरिटी के साथ आप कोई अदर काम नहीं करेंगे। तो क्लॉज 7 कहता है कि उन जजेस का कोई और अदर वर्क न करना। ठीक है, तो क्लॉज 1 से लेके क्लॉज 7 तक ये कंप्लीट आर्टिकल 124 प्री प्लस मेंस के लिए। अब बात आती है केस की। देखो एक केस है टी वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। टी वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं उन पर भ्रष्टाचार अधिनियम लागू होगा। उन पर भ्रष्टाचार अधिनियम लागू होगा। ठीक है, और अगर भ्रष्टाचार अधिनियम के अकॉर्डिंग जो उन पर आरोप लगाए गए हैं, साबित कदाचार और असमर्थता को देखते हुए उनके जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनको क्लोज 4 के अकॉर्डिंग हटाया जा सकेगा। ठीक है, टी वीरास्वामी। एक केस है बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सलेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। इस केस में कहा गया था कि जब भी जज की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर को लेके जो भी रूल्स होंगे, जो गवर्नमेंट की ये पावर होगी वो एब्सोल्यूट पावर होगी, वो पावर एब्सोल्यूट होगी। तो ये 2 केस लॉज है, आप इस सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और ये क्लोज 1 से लेके क्लोज 7 तक मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच।